ये रिकॉर्डिंग बड़ी मुश्किल से अपलोड होती है, अगर हुई तो मैं शेयर कर दूंगा, अगर ना शेयर हो सकी तो फिर मैं माजरत कर सकता हूँ। अब इसमें ये चीज है कि हमने दो क्वांटिटीज, हमें रेशियो के क्वेश्चन के अंदर तीन क्वांटिटीज दी होती हैं। लेट से वो आपको मैन वर्क डेज की फॉर्म में दे देता है, मैन है, उसके बाद जो वो काम कर रहे हैं उसकी उसकी बात कर रहा है, उसके बाद वो बात कर रहा है कि इतने घंटे उन्होंने काम किया है। लाइक तीन क्वांटिटीज है, मैन, टाइम और डिगिंग। अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम चीजों को कैसे लेके चलेंगे? तो इसके अंदर एक सिंपल सी चीज है। अब आपने स्टेटमेंट पढ़ ली है। इफ 35 लेबर, if 35 labored dig 805 centimeter cube of earth in 5 hours, how much of the earth will 30 laborers dig in 6 hours? अब इसमें जो है ना हमने बताना है कि हाउ मच ऑफ अर्थ, मतलब कि जो डिगिंग है वो हमने जो है ना वो फाइंड करनी है। ठीक है। अब इसमें जो है वो आप ये चीज आपके सामने है। अब आप इसको सोल्व कैसे करना है? इसको सोल्व करने का तरीका होता है, जो चीज आपको गिवन हो। अब इधर जो है वो क्या चीज गिवन थी? डिगिंग गिवन थी। अब आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन के अंदर पहले 805 गिवन है, आप साथ लिख देंगे रेशो एक्स। ये एक्स क्या है? ये एक्स है जो चीज आपने फाइंड करनी है। ठीक है। जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको हमने ऐसे लिख लिया। और ये 805 रेशो एक्स हमने क्यों लिखा? 805 रेशो एक्स इसलिए लिखा कि क्वेश्चन के अंदर 805 एक्स गिवन था। ये आ गया डिग। अब डिग डिग के अलावा जो है ना हमने, डिग के अलावा जो है ना हमने ये हमने डिग को लिख लिया। अब डिग के अलावा हमारे पास दो क्वांटिटी अलग अलग है। एक है हमारे पास मैन और एक है हमारे पास टाइम। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि जो चीज हमने फाइंड करनी है उसका और ये दो चीजों का जो रिलेशन है ना वो अलग अलग देखना है। पहले डी का रिलेशन हम मैन के साथ देखेंगे, फिर डी का रिलेशन टाइम के साथ देखेंगे। अब आपके सामने एक चीज है कि जितने आदमी ज्यादा होंगे उतनी खुदाई ज्यादा होगी। तो मैन और डिगिंग का प्रोसेस क्या है? मैन और डिगिंग का प्रोसेस है जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट, कि जितने आदमी ज्यादा उतना डिगिंग का प्रोसेस। हम जो ऑर्डरली अरेंज लिखेंगे मैन का वो लिखेंगे 35:30। उसकी रीजन क्या है? कि ये आपके सामने क्वेश्चन के अंदर देखिए उसने पहले 35 का जिक्र किया है। ठीक है। 35 का जिक्र उसने पहले किया है और 30 का जिक्र बाद में किया है। तो हमने लिख दिया 35:30। अगर लेट से अगर ये इनडायरेक्ट रिलेशन होता, अगर इनडायरेक्ट रिलेशन होता तो यहाँ पे मैं लिखता 30:35। ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एक चीज 30 क्यों नहीं लिखा? अगर इनडायरेक्ट होता वो हम फॉलो करते। ये तो हो गया एक बात। बच्चे मैं बोर्ड यूज करूंगा तो वो मसला सिर्फ मैं ये आपके सामने वो क्वेश्चन को ही हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं बोर्ड यूज करूंगा फिर आप लोग क्वेश्चन की वजह से परेशान होंगे। ये आपके सामने आप बोर्ड ही समझ लेना कि बोर्ड के ऊपर ये लाइंस लिखी है, मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चले मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ। बच्चे रीडिंग नहीं हो रही। रीडिंग ये चीज होती है अगर मैं आपको कहता कि ये सीधा सीधा आपने ऐसे लिखना है। चले मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, अब व्हाइट बोर्ड पे हम इंशाल्लाह ना पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं। अब आप ये चीज खुद ही डिसाइड कर लो कि कैसे करना है। ओके। अरे बच्चे
इसमें जो है ना वो क्या चीज थी कि हमारी जो क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिएगा सिर्फ। मैं तो आप लोगों की आसानी के लिए वो चीज कर रहा था कि आप लोग साथ साथ करते जाओ। अब मुझे सिर्फ बता दें कि आप लोगों को बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है। अब उसके अंदर सिचुएशन क्या गिवन थी उसमें? सिचुएशन ये चीज गिवन थी, उसमें सिचुएशन ये गिवन थी कि जो 35 आदमी है, 35 आदमी के जो है वो एक डिगिंग का काम कर रहे हैं। डिगिंग का काम कर रहे हैं जिनके अंदर उनको जो है वो नंबर ऑफ डेज इतने लगते हैं। तो 30 आदमी वही डिगिंग का काम जो है वो कितने दिन में, अगर 30 बंदे वही काम करें 30 दिन, तो वो कितनी जमीन की डिगिंग करेंगे? ठीक है, अब हमने रिलेशनशिप तो है कि वो लिख लिया था, 805:x। यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन का साइन लिखा क्योंकि ये प्रोपोर्शन है। और साथ मैंने मैन का जो रिलेशन निकाला था, 35:30। ये चीज आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को कोई मसला हो, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हो, काइंडली अपने माइक जो है वो ऑफ कर लें। आपके पास क्या था? आपके पास ये चीज थी 80, एक मिनट से, 805:x, प्रोपोर्शन 35:30। ये हमने चीज क्या देखी? ये हमने चीज देखी डिगिंग और मैन का जो रिलेशन है वो क्या है। के बाद वो ये चीज अब आपने देखना है कि डिग और टाइम का रिलेशन आपस में क्या है। जितना टाइम ज्यादा होगा उतना डिगिंग का प्रोसेस ज्यादा होगा। अब हमने क्वेश्चन में ये चीज देखी कि वहां पर जो गिवन 5 डेज की बात पहले की गई थी 35 पर्सन के हवाले से, और 30 मैन जो लेबर्स हैं उनके साथ क्या चीज बताई गई थी? ये चीज बताई गई थी कि अगर वो 6 दिन काम करें तो कितना डिगिंग का प्रोसेस होगा। मतलब कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 5:6। तो ये हमने एक रिलेशन बना लिया 3 चीजों का, जिसमें ये चीज क्या है? ये है डिग। ये चीज क्या है? ये चीज है टाइम। और ये चीज क्या है? ये चीज बता रही है कितने आदमी हैं। आवाज कट कर मैं क्लास में लगे। इमरान अपना माइक बंद करो, कैमरा भी ऑफ करो। अब उसके बाद क्या चीज है? अब उसके बाद है, अब हमने देखना है कि हम इस तरह के रिलेशन, जब हम ये रिलेशन डेवलप कर लिया है तो हमने क्वेश्चन को आगे सोल्व कैसे करना है। आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस तरह कि आप ये जो अंदर वाली 3 टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में आएगा इक्वल का साइन। ये लास्ट 2 डिजिट और ये वाला डिजिट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होगा? 805 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ से x को फाइंड आउट करना है। x क्या आएगा? ये ऊपर ये तीनों वैल्यूज की वैल्यू आएगी और डिवाइड किससे हो जाएगा? 35 × 5। आप ये करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो आपका आंसर होगा। ये क्लियर होगी बात? यहां तक बात क्लियर हो गई?
कि जब, क्या अहमद, क्या इशू आया? चलें फिर, हम जो है ना वो बच्चे अब कह रहे हैं। अब आप लोगों को जो है वो नजर आ रहा है ना? अब आपके सामने ये चीज यही समझ लें कि जिन लोगों को अगर कोई पीडीएफ का इशू आ रहा था ना कि बोर्ड यूज करें, आप ये समझ लें कि सारी वर्किंग बोर्ड के ऊपर हुई है। मैं वो आपको स्टेप, हर स्टेप को जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो है वो आपको सारी चीजें क्लियर आ जाए। ठीक है। अब आप इसमें ये चीज देखें कि हम रिलेशन जो है बच्चे, मैं बोर्ड की तरह ही पीडीएफ को यूटिलाइज करूंगा। उस चीज में जो है ना वो आपको पता चल जाएगा। अब उसने आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को हम फिर रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि 35 लेबर्स, ये आपके पास आ गया, डिग 805 सेंटीमीटर ऑफ अर्थ इन 5 आवर्स, हाउ मच ऑफ द अर्थ विल बी 30 लेबर डिग इन 6 आवर्स। तो यहाँ पे हमने जो डिग की वैल्यू है सेकेंड केस में वो हमने फाइंड करनी है। हमारा जो अननोन केस है वो ये है। ठीक है। और हमारे पास गिवन वैल्यूज किस किस की है, मैन की और टाइम की। अब हमने इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ये चीज करनी है जिसके अंदर 3 रेशियोज गिवन होती हैं। जो चीज फाइंड करनी है उसका बाकी दो चीजों के साथ हमने रिलेशन डिसाइड करना है और अपना एक फैक्टर लिखना है, जो एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके थ्रू हमने वो वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमने स्ट्रक्चर कैसे लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी जो अमाउंट जो आपने चीज फाइंड करनी है, अब इस क्वेश्चन के केस में क्या था, हमने डिगिंग को फाइंड करना है। तो डिगिंग का जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आप उस तरह लिख लेंगे 805 रेशियो एक्स। क्योंकि 805 क्वेश्चन में पहले गिवन है इसलिए हमने पहले लिखा। एक्स वो चीज है जो फाइंड करनी है, ये बाद में है। अगर लेट से वो हमें ये केस देता कि 805 और 30 मैन के जो है ना टाइम पे आपको बता देता, तो फिर एक्स यहाँ पे आना था और ये यहाँ पे आना था। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन है कि 35 लोग हैं, वो 805 जो है मीटर क्यूब आई गेस जमीन की खुदाई कर रहे हैं, कितने घंटों खुदाई, 6 घंटे करते हुए कितना करेंगे। कि हमने जो चीजें फाइंड करनी है, हमने डी का उसके साथ जो है वो रिलेशन देखना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने मैन का जो है ना वो 35 रेशियो एक्स लिखा। ये क्यों लिखा? क्योंकि मैन और डी का जो रिलेशन है आपस में वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब है कि जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चीजें गिवन होंगी, हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे। वहां पे 35 पहले था तो हमने लिखा। हम ये प्रोपोर्शन का साइन ही यूज करेंगे, क्योंकि जब दो चीजों की आपस में बात हो रही हो तब रेशियो होती है, लेकिन जब दो चीजों से ज्यादा की बात हो तो वहां पे प्रोपोर्शन का साइन आ जाता है। उसके बाद हमने टाइम के साथ उसका रिलेशन देखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई आपने ऐसे करना है कि जो इनर टर्म्स है, अब यहाँ पे इनर टर्म्स है ये 35, 5 और एक्स, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जो आउटर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये। आप इस यहाँ को सोल्व करके आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको? कि अगर एक क्वांटिटी, तीन अलग अलग क्वांटिटीज हैं, उनमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई चीज फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे? जो चीज गिवन होगी, जो चीज फाइंड आउट करनी होगी, उसका बाकी दोनों चीजों के साथ रिलेशन देख के हम ये एक फुल इक्वेशन बनाएंगे। आपकी ये इक्वेशन बन गई, इसके बाद वन स्टेप पे आपका आंसर। यहां तक बात क्लियर होगी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। अच्छा सर, मैंने दूसरी तरह किया है कि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, जैसे अगर ज़्यादा लोग होंगे तो कम वो डिग होगी, अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा होगी।
इसी तरह से टाइम ठीक। लोग ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा और अगर लोग कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इनका जी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर हम उस तरह से भी करें तो भी 828 ही नहीं, वो आता है। मैं दरअसल आपको ये मेथडोलॉजी इसलिए बताई है कि ये तो दोनों में डायरेक्ट था ना, सीधा सीधा जी, जी। डायरेक्ट था। अब वहां पे किसी चीज के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो बजाय हम किसी को एक फॉर्मूला, आप हो सकता है किसी फॉर्मूला की बात कर रही हो, वो बात की बात होती है, लेकिन ये एक बेस्ट वे है कि आपको पेपर में बैठ के कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर वहां पे डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट रिलेशन है। हो तो सकता है कि सर हम दोनों इनडायरेक्ट जब हों। भी जी, जी सर। ठीक है। सर अगर जैसे लेट्स मैं आपने यहाँ ये पे लिखा हुआ है बात करता मेन और ना कि यहाँ टाइम। पे, अगर यहाँ पे जो है वो लेट्स से आप हमने मैन फाइंड करने होते, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैं ये केस देता हूँ ना, ये देखिए कि आपको वो दोनों डिग की वैल्यू बता देता। यहाँ पे एक्स की जगह जो है वो आपको 828 दिया होता। आपको कहता है इतने आदमी हैं, टाइम फाइंड करें। फिर आप क्या करते, आप टाइम का लिखते, क्या है लिखते कि लेट से उसने जो 6 वाली कंडीशन है बाद वाली, 30 आदमी की, वो आपको क्या होता फाइंड करो। आप लिखते टाइम को ऐसे, सॉरी टाइम को आप लिखते ऐसे 5 रेशो एक्सेशन देखते आदमी के साथ टाइम का रिलेशन डिगिंग के साथ तो डायरेक्ट आएगा, वो सिंपल आ जाएगा ऐसे 805 रेशो 828। अब इस केस में हम अज्यूम करें कि 828 गिवन है, ठीक है। उसके बाद अब मैन एंड वर्क की बात करें, मैन एंड टाइम का, जितने आदमी ज्यादा उतना टाइम कम, और जितने आदमी कम उतना टाइम ज्यादा, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन को हमने ऐसे लिखना 30:35। आप इसको सोल्व करें, आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो 6 आएगी। ये सिर्फ आपको मैंने कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया है कि आप पेपर में बैठ के कंफ्यूज ना हो कि अगर वहां पे हो सकता है कि डायरेक्ट रिलेशन है, हो सकता है कि वहां पे इनडायरेक्ट रिलेशन। यहां तक बात क्लियर होगी? मैं दरअसल आपको वो एक ओवरऑल चीजें बता रहा हूँ ना कि इस ये केस स्टडीज की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और यही वो केस स्टडीज के क्वेश्चन है जो आपको पास पेपर्स के अंदर नजर आएंगे, विद डिफरेंट वैल्यूज। सिनेरियो यही होगा। अब वो बात कर रहे हैं जी, दो नंबर है हमारे पास। दो नंबर क्या है वो, एक थर्ड नंबर का जो पहला नंबर है वो 20% ज्यादा है, और एक जो सेकंड नंबर है वो 50% ज्यादा है। हमने पहले जो दो नंबर है उनकी रेशो बतानी है, ठीक है। अब हम अज्यूम क्या करते हैं, जो नंबर जिससे दोनों नंबर ज्यादा हैं उसको हमने एक्स कह लिया। अब अगर हम सीक्वेंस को बोले, एक्स का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू है वो उसका 100% है, ठीक है, 100% है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि जो पहला नंबर है वो थर्ड नंबर का 20% ज्यादा है, मतलब कि जो थर्ड नंबर है उसका 120% है, ठीक है। अब ये आ गया जो है ना वो आपके पास ये कंडीशन जस्टिफाई हो गई कि जो पहला नंबर है वो यहाँ पे 120% ऑफ एक्स क्यों लिखा हो। यहाँ तक क्लियर होगी बात? यहाँ तक बात क्लियर होगी? कोई एक बच्चा मुझे बता दे। अगर नहीं भी क्लियर हुई तो आप कह सकते हैं कि सर नहीं क्लियर हुई। बच्चे हमने वो जी की जो वैल्यू है थर्ड नंबर का वो 20% ज्यादा है, थर्ड नंबर का 20% ज्यादा है। अब जो एक्स थर्ड नंबर है वो उसका 100, जो थर्ड नंबर है लेट से वो 1 है, ए के हिसाब से ये तो 100% है ना। अब उसकी इस 100% वैल्यू का वो 20% ज्यादा है, मतलब 120% ऑफ एक्स। आप इसको ऐसे कर लेना, 100% आ गई उसकी इनिशियल वैल्यू, और 20% जो है वो इंक्रीज है। अब ये टोटल कितना हो गया, 120। अब इसी तरह सेकंड नंबर क्या है, वो थर्ड नंबर का 50% ज्यादा है। 50% मतलब 150 ऑफ एक्स। मैंने हर स्टेप को जो है वो एक्सप्लेन किया होगा, मैंने वो जो है उसको एक्सप्लेन किया। थर्ड की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली है ना एक्स, जो एक्स, यार अज्यूम कर रहे हैं अहमद,
अहमद ये अज्यूम की है, लेट द थर्ड नंबर बी एक्स। अब आई समझ के नहीं समझ आई? यार 100% अल्लाह के बंदे, अगर आपके पास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 रुपए हैं और मैं कहता हूँ कि अहमद तुम्हारा इसका ना 10% मैंने इंक्रीज करना है। अब मैं जो इंक्रीज कर रहा हूँ तुम्हारी 100% वैल्यू से इंक्रीज कर रहा हूँ ना, या मैं तुम्हारी 10% वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ। हमने जो 10% इंक्रीज तुम्हें देना है वो टोटल 100% के 10% होगा ना। आपके जो एग्जाम में रिजल्ट आते हैं, अब सीएसएस के नंबर 1200 हैं, अगर उसमें पासिंग जो है वो मार्क्स 33 है, मतलब ये 100 का 33% हुआ ना। अब हमने जो है वो बी, जो सेकंड नंबर है, उसका एक लिखा हुआ था 150 ऑफ एक्स। 150% का मतलब होगा 150 डिवाइडेड बाय 100। मैंने इस रिलेशन को जस्टिफाई कर लिया। थ्री जो है वो 5 के टेबल पे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो जब वो बोलेगा कि 20% ज्यादा है तो जी फायदा ऐसे ही होगा। अगर 20% कम है, अक्सर वो क्वेश्चन आप देखेंगे आपको पास पेपर में नजर आता है कि दो बंदों की सैलरीज वाला क्वेश्चन होता है। एक बंदे की सैलरी इतनी है और उसकी इतनी सैलरी दूसरे से इंक्रीज हुई है, बताएं जो दूसरे वाला है उसका पहले वाले से सैलरी कितने परसेंट ज्यादा है। तो वहां पे हमने ये करना है, वहां पे जो है वो क्या कहते हैं इंक्रीज का फॉर्मूला लगेगा। अगर वो बात करेगा कि जिसकी सैलरी ज्यादा है उसके कितने परसेंट जो है वो कम है दूसरे की सैलरी, तो वहां पे डिडक्शन की बात आएगी। हमारे पास ये 120x को जस्टिफाई करके 6/5x आ गया, और 150x को जस्टिफाई करके 3/2x आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर ये आ गया, सेकंड नंबर ये आ गया। अब हमने थर्ड, हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमने फर्स्ट टू नंबर्स की रेशियो बतानी है। हमने इन दोनों को जो है वो डिवाइड किया। अब आप देखेंगे आपके पास ये रेशो का एक टर्म आ गया, लेकिन रेशो का जो बाय रूल है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो 1 होना चाहिए जब जब भी हमने कोई रेशो डिफाइन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये 5 भी एंड करना है, ये 2 भी एंड करना है। हम दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 5 5 से कैंसिल हो गया, पीछे 12x बचा। जब जो है 2 6 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 3, यहाँ से 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15x। अब अगर हम 3 का टेबल देखें तो वहां पे ये 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो आपके पास एट द एंड रेशियो क्या आई, 4:5। यहां तक क्लियर होगी बात? यहां तक बात क्लियर होगी? उसके बाद अगली कैटेगरी आती है कि जिसके अंदर ना वो 4 वेरिएबल दे देता है, कि वो कह देता है जैसे कि ये जो एक सम ऑफ मनी है जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है 4 लोगों में, वो 4 लोग कोई भी हो सकते हैं, A B C D। उसने ना साथ उनकी प्रोपोर्शन बता दी और साथ एक कंडीशन बता दी है जी, सी को जो है ना डी से 1,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो बी का शेयर बताओ। अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी उसकी प्रोपोर्शन डिफाइन होगी हम चुप करके डिफाइन कर देंगे उसको ऐसे, 5x, 2x, 4x, 3x। अब इसमें जो 5x की वैल्यू है वो किसकी है, वो ए की है, क्योंकि उसने कहा जी अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज 4 पर्सन। ठीक है। अब ए की प्रोपोर्शन कितनी है 5, बी की कितनी है 2, सी की कितनी है 4, डी की कितनी है 3। मैंने उन सबको लिख लिया ऐसे। यहां तक किसी को कोई इशू? यहां तक किसी को कोई इशू? ओके। अब अगला की क्या वो बात कर रहा है, वो कह रहा है जी सी को डी से 1,000 ज्यादा मिल रहा है। तो मैंने क्या लिखा, हमारे पास सी की वैल्यू है 4x, डी की वैल्यू है 3x। अब सी को डी से 1,000 ज्यादा मिल रहा है, ये मैंने फैक्टर लिखा है, इसमें कोई मसला तो नहीं कि जो सी की वैल्यू है वो डी से 1,000 ज्यादा है? ये समझ आ गया जो मैंने लिखा है सी?
प्लस 1000। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब इक्वल के इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 1000। ठीक है, कि हमने एक्स की वैल्यू 4 में से 3 माइनस हुए तो एक 1 एक्स बचा, जिससे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1000। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में फाइंड करना था बी का शेयर कितना, और बी का शेयर है 2x। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि है 1000। 2 इंटू 1000 करेंगे, आपके पास 2000 जवाब आ गया। हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में कह दे कि ए का शेयर फाइंड आउट करें। हम क्या करेंगे, वहां पे 5, हमारे पास एक्स की वैल्यू है, हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए का शेयर आ जाएगा। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का शेयर आ जाएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का शेयर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को वो 3-4 टाइप से पूछ सकता है। समझ आ गई कि जब 4 क्वांटिटीज वेरिएबल हो और उनका प्रोपोर्शन कोई डिफाइन हो तो वो उसको कैसे सोल्व करना है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब उसके बाद ये आपके सामने एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल आप देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। मुझे आप में से कोई 2 मिनट में बताएं कि क्या आपको इस पूरे स्टेटमेंट की समझ आ रही है, जो पूरा सोल्यूशन हुआ है। क्या कोई बंदा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन को डायरेक्ट देख के एक्सप्लेन कर दे, सिर्फ हमें स्टेप बता दे कि उसने स्टेप वाइज क्या किया। यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा यहाँ पे जिसको ये सारा सोल्यूशन देख के लाइक उसे लग रहा है कि सर ये सोल्यूशन गलत है, या मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि ये क्या स्टेप है। ये क्लियर है आपको। सर इसमें उनकी जो वैल्यूज हैं, रेशियोज हैं, उनको ऐड करेंगे और उसके इक्वल उन्होंने कहा उसकी 1900 आ जाएगा। ये x हो जाएगा 1x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 6x। तो ये हमारे पास 20x इज इक्वल्स टू 1900 आ जाएगा। एक मिनट उसके बाद फायदा, एक 20। मिनट फायदा, एक मिनट, एक मिनट। अहमद आप माइक ऑन करो और मुझे बताओ कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आई। अहमद, यार आप फ्लैट में कह रहे हो आपको समझ नहीं आ रही, अब आप मुझे बताओ आपको क्या नहीं समझ आ रही। अच्छा, मैंने आपको एक्सेस दी है, आप म्यूट करो। जी मुझे बताएं अहमद, क्या नहीं समझ आया ये क्वेश्चन के अंदर। अहमद मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ यार, बताओ। अहमद के अलावा कोई और बच्चा जिसको समझ ना आई हो? बाकी सब बच्चों को क्लियर है। अहमद मैंने हर 5 से 6 बार आपको एक्सेस दी है। आप अगर माइक ऑन नहीं करना चाह रहे तो मुझे बताएं। ऐसे बच्चे क्या नहीं समझ रहे मुझे, आप माइक ऑन ओपन करके बताएं। सर मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुई हूँ चीज के बारे में, क्योंकि आप बताएंगे तो वो चीज क्लैरिटी आएगी ना। चलो जी। अब मैं लेट ज्वाइन वालों को क्या कहूँ। आपने कब ज्वाइन किया, आपने ये क्वेश्चन समझे जो भी ऊपर समझाया है, 4 क्वांटिटीज वाला। तो बच्चे ये आगे भी 4 क्वांटिटीज ही हैं, सिर्फ उसने ABC की जगह लिख दिया 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसा। यार अहमद आप खुद नहीं माइक ऑन करना चाह रहे, क्या हो गया यार।
अब उसमें वो क्या चीज करे कि आप उसमें जो है ना वो ये चीज उसने सिंपल क्या किया है, उसने ये आपको डिफाइन कर दिया, उसने आपको ये डिफाइन कर दिया प्रोपोर्शन, वो उसने ये लिख लिया और साथ उसने कंडीशन क्या दिया, बस 1900 आएगा। ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे कॉइन एंड रुपी की जो है ना, ये यार आपका जो है ना वो अहमद इशू आ रहा है आपकी तरफ से, आपके डिवाइस के अंदर से। अब वो ये चीज यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो जो है ना रुपीस को वो एज पर कॉइन और रुपीस को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन उसको कर रहा है। ठीक है। उसने सिंपल जो है ना वो इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये एक्स है तो वो क्या है, अगर वो 2 रुपी है तो वो क्या है। अब आप ये देखो ना, उसने कहा 2 रुपीज, यहाँ पे हमने जो है ना वो नंबर ऑफ पॉइंट्स बताए हैं कि जो एक्स है वो जाहिर कर रहा है रुपीस को। ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास क्या कहते हैं जो 2x है, बल्कि सॉरी, ये उसने आपकी प्रोपोर्शन डिफाइन कर दिया, x + 5x + 2। उसके बाद उसने क्या किया है, आपके पास 5 रुपी का एक क्वाइन है। ठीक है। उसके बाद 2 रुपी का क्वाइन है, उसको उसने उनकी प्रोपोर्शन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, एक्स को मल्टीप्लाई किया 5 से। 2x क्या है, 2x ये है आपके पास, ये देखें 2x, यहाँ पे 2 रुपीज है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया 10x आ गया। उसके बाद 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 रुपी आ गया। 0.5 को उसने 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, वहां पे 50 पैसा की बात कर रहा है, एक पैसे में 100 होता है या 1 होता है, तो उसने यहाँ पे लिख दिया 50 पैसा, मतलब 0.5। 0.5 को मल्टीप्लाई किया 6 से, आपके पास 3x आ गया। इन टोटल को प्लस किया, वो आपके पास आ गया 20x। अब अगर आप इस प्रोपोर्शन वाइज देखो तो आपके पास ये सारी वैल्यूज निकाली हैं उसने, उन सबको प्लस करके उसने 1900 के इक्वल लिख दिया, और उसके बाद जो है उसने एक्स की वैल्यू निकाली है। और उसके बाद अब हमारे पास 5 रुपी का कॉइन कितना है, एक, एक का मतलब है एक्स, जो एक्स की वैल्यू है वो कॉइन की वैल्यू है वो 95 आ गया। जी जी फिजा, आपने पास पेपर्स का मैथ जो है वो करना तो है ही। उसके बाद अगला हमारे पास का मिक्सचर का, क्या मिक्सचर मिल्क और वाटर का। अब वो क्या कह रहे हैं जी, एक मिक्सचर है 60 लीटर का, उसके अंदर रेशियो मिल्क एंड वाटर कितनी है, 2:1। मतलब कि आप ये चीज देख लें कि उस पानी के अंदर जो है, अगर हम 100 को डिवाइड करें उसके ऊपर 2:1 में, तो मतलब 66% जो है वो पानी वो है, आप कह सकते हैं वाटर है, सॉरी मिल्क है, और 33% जो है ना वो वाटर है। अब टोटल मिक्सचर है 60 लीटर। 60 लीटर के अगर हम हिस्से करें, आप 60 लीटर को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 60 डिवाइडेड बाई आप 3 करोगे तो आपके पास एक हिस्सा बनेगा 20 लीटर का। अब वाटर जो मिल्क है वो कितने हैं, 2 हिस्से, 20 + 20, और वाटर कितना है 20। अब यहाँ पे ये अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास आएगा 40 लीटर। 60 लीटर के मिक्सचर के अंदर 40 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है। ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने सिंपल जो है ना वो पहले वो किया है, उसने जो है वो क्वांटिटी निकाली है। अब आप देखिए मिल्क क्वांटिटी मैंने आपके सामने निकाली है। आपको यहाँ तक बात समझ आ गई, किसी बंदे का कोई इशू कि सर ये 40 कैसे आया, 20 कैसे आया, किसी बंदे का कोई इशू। ओके। अब उसके बाद वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो हो गया एक स्टेटमेंट। लाइबा आपको समझ नहीं आई, लाइबा समझ नहीं आई। ओके ओके, आपने नो नो सर लिखा ना, मुझे लगा समझ नहीं आई।
अब वो आगे क्या कह रहा है, वो अगली बात क्या कह रहा है कि अगर ये 2:1 1:2 करनी है हमने, तो कितना पानी हमने ऐड करना है। लाइक पहले आपके पास 2:1 है, 2 हिस्से दूध था, 1 हिस्सा पानी था। और अब वो नई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपने इस तरह पानी ऐड करना है कि आपके पास फाइनल मिक्सचर जो है ना वो बन जाए 1:2, कि 1 हिस्सा दूध बचे, 2 हिस्से जो है ना पानी हो। अब हम कह लेते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो हमने ऐड करनी है उसको हमने एक्स कह लिया। जो नया नया जो है ना पानी हमने ऐड किया है ना वो आ गया एक्स। तो अब आपको ये कि इक्वेशन समझ आ रही है कि मिल्क रेशो वाटर को 40/20 प्लस एक्स कैसे है। दूध, नहीं जी, दूध में पानी मिलाना जो है वो गलत बात है, मिलावट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर किसी बच्चे को भी इशू कि 40/20 ओवर प्लस एक्स कहाँ से आया है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ये अपने माइक ऑफ कर लें, अपना अपना माइक ऑफ करें। 20+x, ये x क्या है? ये x वो है तो हमने पानी की क्वांटिटी मजीद ऐड करनी है, रेशो को 2:1 से 1:2 करने में। समझ आई बात कि नहीं आई? ओके। अब उसके बाद जब हमने एक्स वाटर ऐड कर दिया, हमारे पास रेशो न्यू क्या थी, वो थी 1:2। 2 को 3 से डिवाइड क्यों किया सर? यार जब भी हमने एवरेज के अंदर ये चीज पढ़ी थी अहमद, कि जब भी किसी चीज के 2 हिस्से होते हैं, अगर लेट से एक 60, वो कहते हैं ना कि 60 लीटर के अंदर 2 हिस्से वाटर है और 1 हिस्सा दूध है, तो जब हमने वाटर का हिस्सा निकालना है तो नीचे 3 आएगा ना। 3 किसको शो कर रहा है? मिल्क प्लस वाटर को। ऊपर हम किसका निकाल रहे हैं? ऊपर वो चीज आती है जिसको हमने फाइंड करना हो। इसी वजह से ये 2/3 आया। फिजा बच्चे, मैंने आपको बता तो दिया है कि आप पास पेपर का मैथ कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये 1:2 हमें गिवन था कि जब हम पानी नया, हमने कितना पानी ऐड करना है, कितना पानी ऐड करना है कि रेशियो 1:0:2 हो जाए। हमारे पास एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, दोनों में पानी और दूध की बात है, हमने दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। हमने 40/20 कि अगर कितने परसेंट पानी ऐड किया जाए कि आपके पास न्यू रेशो 1:2 हो जाए। यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे सिंपल है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो क्या होगा? ये है 40/20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। हमने सिंपल इसको सोल्व करके हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 60, कि अब हमने अगर 60 लीटर पानी पहले वाले सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो जो न्यू रेशो बनेगी वो 1:2 हो। जो पहले रेशो थी ना 2:1, उसको 1:2 करने में कितना पानी ऐड करना है, वो है 60 लीटर। यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ना कुछ केस स्टडीज आती हैं बॉयज गर्ल्स, कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज 7:8। if the percentage increase in the number of boys and girls respectively, हमने न्यू रेशो बतानी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमें प्रोपोर्शन या चीज हो सिंपल जिसमें हमने परसेंटेज इंक्रीज करना है, हम उसके अंदर ये जो 7:8 है इसको ज्यूम कर लेते हैं 7x बॉयज हैं, 8x जो है वो गर्ल्स हैं, क्योंकि रेशियो एट द एंड आपके पास 7/8 ही आनी, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। इसको हमने 7x कह लिया, इसको 8x कह लिया।
ये होगी पहली स्टेटमेंट। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो टोटल का जो 20% इंक्रीज किया हमने, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो टोटल का 10% इंक्रीज किया है। अब जैसे हमने पहले एक ऊपर क्वेश्चन किया है जिसके अंदर दो नंबर थे, उसको हमने देखा था कि वो तीसरे नंबर का 20% और 50% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो नंबर ऑफ बॉयज के अंदर इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 120% ऑफ 7x। इसमें अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो मुझे बताए कि सर ये आपने कैसे लिख लिया 120% ऑफ 7x। इसमें किसी को कोई इशू कि 120% कहां से आया? बच्चे ये 120% इसलिए आ रहा है कि वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है ना उसको हमने 20% इंक्रीज किया है। तो 20% इंक्रीज का मतलब ये होता है कि लेट से आपके पास आयशा 10 रुपए हैं और मैं कहता हूं कि मैं इसका 10% इंक्रीज करूंगा, तो मतलब मैं आपकी जो 100% वैल्यू है उसका 10% इंक्रीज करूंगा, मतलब 110% आपको दूंगा। तो अब वो क्या कह रहा है सवाल के अंदर कि 20% इंक्रीज हुआ है, तो मैंने लिख दिया 120% ऑफ 7x। 7x क्या है? नंबर ऑफ बॉयज। उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 110, तो मैंने लिख दिया 110% ऑफ 8x। ठीक है। अब हमारे पास हमने लिखा 120% ऑफ 7x, 120% को हमने लिखा 120/100। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 6। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करनी आती है, और मेरे हिसाब से आनी भी चाहिए जिस लेवल पे हम हैं, 120/100 मल्टीप्लाई बाय 7x। ये 0 0 से कैंसिल, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 6 और 7 से मल्टीप्लाई किया 42 आ गया, नीचे 5 आ गया। यहां तक क्लियर होगी बात कि ये 42/5x कैसे आया। सिमिलरली हमने जो है वो 110% को जो है वो किया, तो हमारे पास आ गया 45/x। अब आगे वो सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि जो हमारे पास न्यू, जो इंक्रीज के बाद रेशियो है वो हमने फाइंड करनी है। रेशियो फाइंड क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। आपने इन दोनों को डिवाइड किया, ये 5 5 से कैंसिल हो गया, पीछे बचा 42x/44। इसको हमने मजीद 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड कर दिया। 2 21 जा 42, 244, 2 22 जा 44। तो आपके पास रेशो क्या आ गई? 21/22। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? ये आपको मैं डिफरेंट जो केस स्टडीज आती हैं पीपीएससी एफपीएससी के अंदर, उसका एक एक सवाल समझा रहा हूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, यार आप मल्टीप्लाई कर लो। आप उम्र अगर इसको 5 से, दोनों तरफ देखो 5 5 है, आप इसको दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 5 5 से कैंसिल, ये 5 5 से कैंसिल, फिर भी यही बचे। ठीक है। तो अब उसके बाद जो एक केस स्टडी है ना वो ये आती है कि आपको वो लिखता है जी ऐसे 0.75/x, प्रोपोर्शन का साइन 5/8। वो कहता है जी एक्स की वैल्यू बताओ। तो ये आपको पता है, जब हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था A/B प्रोपोर्शन C/D, कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड प्रोपोर्शन है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है। और इनको हमने जब सोल्व करना है वो कैसे करना है? सोल्व हमने करना है, अंदर वालियों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बाहर वालों को बाहर वालों के साथ। AD = BC। यहाँ पे अब वो आपको क्या कह रहा है? वो आपको कह रहा है बी फाइंड आउट करो। ये बच्चे मैं आपको आज, ये जैसे इंटरनेट ठीक होगा मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड करूंगा, और इस पीडीएफ के साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी सेंड करूंगा।
तो ये क्वेश्चन में अब इसने यहाँ पे एक्स निकालना है, हम क्या करेंगे, 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एक रेशियो प्रोपोर्शन की केस स्टडी क्या है, वो केस स्टडी है जी, बच्चे हो नहीं रहे, मैंने बड़ी ट्राई की है, मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, व्हाट्सएप वेब से भी नहीं हो। उसके बाद एक, अब ये जो डिफरेंट केस स्टडीज पढ़ रहे हैं ना, ये केस स्टडी क्या होगा कि आपको किसी एक केस स्टडी से मिलता जुलता सवाल आना है पेपर में, तो अगर आपको ये मेथड आते होंगे आप आराम से आंसर निकाल देंगे। और पीपीएससी का पास पेपर मैथ जो है ना वो पास पेपर के ऊपर है, डिटो क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं अपने साथ जब मैं पीपीएससी देता था कि उनको सोल्यूशन नहीं आता था, लेकिन उनको स्टेटमेंट पढ़ के आंसर जरूर आता था कि इसका आंसर ये। तो अब आपकी ऑप्शन है, अगर कर सकते हो तो मेथड याद कर लो, वरना वो एक जुगाड़ प्रोग्राम तो है ही फिर। अब वो क्या कह रहा है जी, सम ऑफ 3 नंबर इज 98। हम अज्यूम कर लेते हैं, अब जैसे उसने बताया इफ ए रेशियो बी इज दिस बी रेशियो सी इज फाइंड बी। हमारे पास इक्वेशन सिचुएशन क्या है जी, ए प्लस बी प्लस सी क्या गिवन है 98, ठीक है। और हमने बताना है बी का, बी क्या है। अब सिंपल हमारे पास अगर बी का कोई शेयर आ जाए फाइनल, तो हम ये 98 में से वो निकाल सकते हैं। वो कैसे, कि हम बी का जो शेयर है वो टोटल शेयर पे डिवाइड करेंगे, उसको 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बी का हिस्सा आ जाएगा। लेकिन पहला कंसर्न ये है कि हमने ये फाइंड करना है कि बी का शेयर क्या है, क्योंकि बी की ए के साथ भी रेशो गिवन है, बी की सी के साथ भी रेशो गिवन है। तो अब इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि जब ए रेशो बी भी गिवन हो और बी रेशो सी भी गिवन हो, वो यहाँ पे आपको ये भी कह सकता है कि ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करो। अब इस तरह के दोनों क्वेश्चंस में आपने सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपने दोनों रेशोस के अंदर जो बी की वैल्यू है ना इसको सेम करना। अब अगर आपको क्लियरली स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, बी की जो ए रेशो बी के अंदर वैल्यू है वो है 3, और बी रेशो सी के अंदर इसकी वैल्यू है 5। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू जो है वो सेम हो जाए, हम ए रेशो बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, बी रेशो सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए रेशो बी को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2s are 10, 5 3s are 15। बी रेशो सी को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 5s are 15, 3 8s are 24। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे बी की वैल्यू तो सेम हो गई है। अगर लेट से ये बी की जगह अगर उसने लिखा होता ना, ये बी की जगह फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, इसका सीधा सीधा आंसर भला क्या हो जाना था, 10 रेशो 15 रेशो 24, ये इसका आंसर आ जाना था। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक तरह का क्वेश्चन ये है जहां पे वो आपको ए रेशो बी रेशो सी दे के कहेगा फाइंड करो ए रेशो बी रेशो सी क्या है। तो वहां पे हमें सिंपल क्या करना है, अगर तो बी की वैल्यू दोनों में सेम है तो इसी फॉर्मूल में आपने जो है ना वो ए की ए रेशो बी रेशो सी लिख देना। यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई कि अगर ए रेशो बी गिवन है बी रेशो सी गिवन है, और उस उधर से हमने जो है वो ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालना। अब वो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अब आप बताओ बी कितना है। अगर आप देखो आपके पास ए रेशो बी रेशो सी ये आ गई, 10 रेशो 15 रेशो। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब एक रेशो गिवन हो उसमें से किसी सिंगल का जो आपने पोर्शन है वो निकालने का तरीका क्या है, जिसका निकालना है उसका हिस्सा ऊपर लिखो न्यूमिनेटर में, बाकी जो तीनों हैं उनका सम लिख दो, 10 प्लस 15 प्लस 24। ये चीज पूरी किसको शो कर रही है, बी के हिस्से को। अब हमने किस में से बी का हिस्सा निकालना है, वो है 98 में बी का हिस्सा कितना है। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर
कर दो 98 से। यहाँ अब को किसी चीज का प्रॉब्लम क्या आया, 10 + 15 + over 24 कहां से आया? यहां तक बात क्लियर हो गई? किसी को कोई इशू? अहमद आपको कोई इशू? लाइबा आपको कोई इशू कि ये 98 इंटू, अगर लेट से वो यहाँ पे कहता है ए का शेयर निकालो, तो हम क्या लिखते? मैं अब एक बच्चे को कॉल करता हूँ, वो मुझे लिखवाएगा। उबैदुल्ला आप बताओ, यहाँ पे हमने ए का जो है ना वो शेयर निकालना है, तो क्या हम लिखेंगे? हमारा जो 98 के बाद जो टर्म है वो क्या है? बच्चे वो जुगाड़ तो मैंने बता दिया है, मुझे बताएं। उबैदुल्ला आपको मेरी आवाज आ रही है? साहिबा आप मुझे बताओ, यहाँ पे ए का जो शेयर है वो निकालना है, तो क्या फैक्टर बनेगा? मुझे फैक्टर आप लिखवाओ। अच्छा, नहीं तो पहले ही जज्बाती होके लिखती है। मतलब कि आप लोगों को समझ आ गई है इस तरह का क्वेश्चन हो? अब उसके बाद है जी, एक ये केस है, a certain amount of money is distributed among two friends in the ratio of this. If one of them got this, then the total sum was। मतलब कि आपको उसने ए रेशो बी दी हुई है, और बताया हुआ है कि एक के पास दूसरे से 1200 ज्यादा है, तो हमने बताना है ए प्लस बी कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो इसकी रेशो गिवन है उसको कह लिया 5x और 11x। फिर अगली स्टेटमेंट क्या है, इफ वन ऑफ देम गोट ₹1200 मोर देन अदर। ठीक है, हम कह देते हैं जी 11x इज इक्वल टू 1200 + 5x। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 11x - 5x इज इक्वल टू 1200, कि दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1200 का है। मैंने 11 इसलिए पहले लिखा क्योंकि वो रेशियो में कैपिटल है, लाइक उसका हिस्सा ज्यादा है। क्या ये और ये अलग चीजें हैं? एक ही बात हो रही है, ठीक है। हमने यहां से क्या किया, यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो पहला फ्रेंड है उसका हिस्सा निकाला। पहले फ्रेंड का हिस्सा क्या था, 5x। एक्स हमारे पास 200 आया, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 1000। दूसरे के केस में वो क्या, 11 को 200 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 2200। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास टोटल सम कितना आ गया, 3200। इसमें कोई मुश्किल है? 1 मिनट का जवाब है, 1 मिनट भी ज्यादा है। कोई क्वेश्चन में मसला? ताकि अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो एक दफा बंदा सोचता है कि पता नहीं है कैसे होगा। आपने क्वेश्चन को सिर्फ जैसे जैसे स्टेटमेंट में चीजें गिवन है उस तरह लेके चलते जाना, आपका सोल्व हो जाए। यहां तक क्लियर होगी बात? किसी को कोई मसला? उसके बाद आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आखिरी केस है। अब आप देखें कि ये लाइक अगर सबसे डिफिकल्टी में जाएगा ना, तो इस तरह का सवाल दे देगा एग्जाम कि ABC जो है वो 3 पार्टनर है बिजनेस के। ए ने जो है ना वो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं 8 माह के लिए, ठीक है। बी ने इन्वेस्टमेंट किया 1500 9 माह के लिए। सी ने इन्वेस्टमेंट किया 1800 6 माह के लिए। टोटल प्रॉफिट हो गया जी 1615। बी का हिस्सा कितना है? अब आपने इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपने इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, पहले इनकी रेशो निकालो। रेशो कैसे निकलेगी, जब आपके पास हर बंदे की इंडिविजुअल टोटल पता होगा कि उन्होंने। अब आप क्वेश्चन देखें ना कि वो है बेसिक क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट एक लंबी की है और बच्चे को आवाजार कर दी है, ठीक है।
अब हमने क्या किया कि हमने ए की, देखिए जी, ए ने जो है ना 8 माह 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो ए का जो है वो क्या आ गया, अगर आप देखें 8 मंथ्स, आपने जो है वो 1000 को जो है हम, आपने ना उसकी रेशो निकाली। 1 मिनट से, इस क्वेश्चन के अंदर ना कोई चीज मिसिंग है। एक मिनट से तो, अब इस तरह अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, यहाँ पे ना, मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी, वो मैं वही चीज करने लगा था ना, वो ना फायदा एक चीज मिसिंग थी। अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले स्टेट में क्या चीज करनी है, आपने जिस जिस बंदे की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको उसके टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1000 × 8 रेशो 1500 × 9 रेशो 1800 × 6। जब आप इसको इस तरह लिखेंगे तो आपके पास जो एग्जेंट रेशियो बनेगी ना, वो बनेगी ये। भाई आप इसका सोल्यूशन करेंगे, मतलब पहले आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इसको करूं ना, तो आपके पास 1000 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 8000। आपने जो है 1500 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 13500। उसके बाद आपने 1800 को 6 से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 5400। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। सॉरी, ये आएगा 10,800। अब आपने क्या किया, आपके पास आ गई, ये आ गया 8000, ये आ गया 13,500, ये आ गया 10,800। आपने इन सब को जो है ना 100 से डिवाइड कर दिया, ये जीरो भी गए, ये जीरो भी गए, ये जीरो भी गए। एट द एंड आपके पास रेशियो आ गई ये, ठीक है। अब आगे सिंपल सी पॉलिसी क्या है, सिंपल सी पॉलिसी जैसे हमने किया, हमने जी बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा कितना है जी, 135, डिवाइड किया टोटल सम से, 80 प्लस 135 प्लस 180, 108। किस में से हिस्सा निकालना है, 1615 में से, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास बी का हिस्सा आ गया। अगर लेट से वो कहता जी ए का शेयर बताओ, ऊपर सिर्फ 80 हो जाना था। अगर वो आपको कहता सी का शेयर बताओ,
ऊपर आ जाना था 108। स्टेटमेंट देख के आप घबरा जाएंगे, ठीक है, जबकि इसका सोल्यूशन जो है ना वो वन स्टेप पे हो। आपने सिर्फ ये रेशो बनाई, आपके पास बी का हिस्सा निकला। यहां तक क्लियर हो गया? लाइबा आपको समझ आ गई है? तो ये आपके वो सारे, लेकिन सर बच्चे हमने रेशो को कम किया ना, हमने अपनी आसानी के लिए जो है, अपनी आसानी के लिए जो है ना, उसको हम 100 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा 100 से ही क्यों किया, आप ये देखो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं सिंप्लीफाई करने के लिए। 8000 रेशो 1350 रेशो 10800। अब आप देखो इन सब वैल्यूज के अंदर 220 एडिशनल है, तो आप इनको डायरेक्टली यहां से ऐसे काट सकते हो। रेशो का मतलब ही डिवाइड करना है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट काटता आपने परेशान हो जाना था। मैंने इसलिए सिंपली कहा कि इस पूरी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर। आपने लेके अपने आप को अब आप देखो ना कि आपके पास अगर ये आप इसी को यूज कर लेते, 8000 रेशो 13500 रेशो 10,800। यहाँ पे आपको कहते हैं बी का हिस्सा निकालो। आंसर तब भी यही आना था, लेकिन जो आपकी कैलकुलेशन है वो टफ से टफ हो जानी थी। यहाँ पे आप 135 को डील कर रहे हो, वहां पे आपने 13,500 को डील करना। उसके बाद अब आगे जो टॉपिक है वो है दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। Percentage mean for every 100. A fraction whose denominator is 100 is called a percentage. ठीक है बच्चे, ब्रेक मैं कह रहा हूँ आधा घंटा और पढ़ लें, आपका ये सिर्फ परसेंटेज लास्ट टॉपिक है। यार परसेंटेज जो है ना वो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के साथ है। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो आपको मसला होगा। यार अहमद, आप अहमद आपका बैकग्राउंड मेडिकल तो नहीं है? हाँ बस इसीलिए आप घबरा रहे हैं यार। घबराओ ना, ये जब आप पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको पढ़ोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज की जो है ना वो एक्सप्लेनेशन सिंप्लीफिकेशन मिलेगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है। वो परेशान ना हो। परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज को 100 से डिवाइड करोगे उसका परसेंट निकल आएगा। ठीक है, 300% इज इक्वल टू 3। इसकी एग्जाम्पल क्या है? 300% निकालना है, उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वल टू 3 आ गया। 15% का मतलब क्या है? 15 डिवाइडेड बाई 100। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 0.15। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो आपको क्वेश्चन देता है कि आप इसको जो है ना, आपको लाइक 1/8 दे देगा, उसे कहेगा जी ये परसेंटेज में कितना इक्वल होता है। तो आप उसको क्या करोगे, आप उसके जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 1/8 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। जब आप 100 को 8 पे डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 12.5। एंड पे आपने सिर्फ क्या करना है, परसेंट का फॉर्मूला ऐड कर। तो हो सकता है कि आपको पेपर में वो ये क्वेश्चन दे दे ऐसे ना, वहां पे आपको ऑप्शन दे दे कि जो है ये 1/8 कितने परसेंट के इक्वल होता है, नीचे 4% की वैल्यूज गिवन है। अगर आपने वहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, जो लाइक मैं भी अपने पेपर्स के अंदर यूज करता आया हूँ, वो ये था, वहां पे एक ऑप्शन होगी 12.5%। आप क्या करोगे, आपने देखना है कि मेरा ये आंसर ठीक है कि नहीं। आप क्या करोगे, 12.5 इसको डिवाइड करोगे 100 से। ये मैथ का रूल है कि जब भी पॉइंट खत्म करते हैं तो नीचे जीरो आता है। अब 125 बाय आ जाएगा 1000।
जब भी जीरो इस तरफ मूव करेगा तो जो है डिनोमिनेटर के अंदर जीरो हम एक ऐड कर देते हैं। ये हो गया 125/1000। आप इसको 1000 को 125 के टेबल पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8, 1/8। तो ये आपका एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको परसेंटेज के अंदर क्वेश्चन ये करेगा कि आपको वो क्वेश्चन करेगा कि एक टॉप है जी, उसने सक्सेसिवली एक अमाउंट के ऊपर 2 डिस्काउंट दे दी है, तो आपके पास जो सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू है वो कितनी है। लेट से आप यूनिवर्स में गए हैं तो आपको कहते हैं सर हमने आपको 5% ऑफ किया, फिर जो वैल्यू आई उसके ऊपर हमने 8% ऑफ कर दिया कि हम आपको इतना बड़ा ऑफ दे रहे हैं। अब इस तरह के केसेस के अंदर आपने अपना जो परसेंटेज ऑफ है वो निकालने का फॉर्मूला क्या, वो ये है P+Q-PQ/100। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वैल्यू। आपके पास आंसर सेम है। समझ आ गई बात। कि अगर आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले तो उस केस के अंदर आपकी जो परसेंटेज है वो कैसे जो है ना वो उसका रोल प्ले होता है। यहां तक क्लियर होगी बात। उसके बाद आगे ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल सोल्व हुई थी। ये आपके सामने जो है ना एक एग्जांपल सोल्व हुई हुई है। यहां तक अगर किसी को कोई मसला। जी जी आयशा, आप ये फॉर्मूला याद कर लें तो वो बेहतर है। उसके बाद अक्सर आपको पास पेपर के अंदर क्वेश्चन नजर आएंगे कि एक बंदा है, उसकी जो है ना वो एक चीज की प्राइस इंक्रीज हुई है इतने परसेंट से। शुगर का क्वेश्चन आता है कि एक बंदा है जी, वो इतनी शुगर कंज्यूम करता है, शुगर की प्राइस जो है ना वो इतने परसेंट इंक्रीज हो गई है। अब वो बंदा अपनी जो कंजप्शन है उसको किस तरह रिड्यूस करे कि उसके जो एक्सपेंस है वो सेम रहे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ये है। मतलब मेरी आवाज आ रही है, वो शायद इंटरनेट का इशू हुआ है। इस तरह के केस के अंदर ना आप बल्कि ये वाली सिचुएशन रहने ही देंगे, आप इधर ना कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसी फॉर्मूला के ऊपर फोकस करें। सिंपल है, वो अगर कह रहा है कि इतने परसेंट इंक्रीज हुई है, R/100 + R मल्टीप्लाई बाय 100, कि इतनी जो है वो अपने वो उसके अंदर रिडक्शन करेगा कंजप्शन के अंदर, कि उसके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। और उसके बाद सेम केस है कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हुई है तो उसकी जो कंजम्पशन है उसको हमने उस तरह जो है इंक्रीज जो है वो उस तरह अगर इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन, कि उसके जो एक्सपेंडिचर है ना उसके अंदर डिक्रीज ना हो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला सिंपल ही है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि कोई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो ये चीज कहता है कि एक टाउन है, आफ्टर n ईयर्स उसकी पॉपुलेशन कितनी है, इतने जो है ना वो रेट के ऊपर उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। एक शहर है, उसकी आबादी है 10,000,
और 3% पे उसकी हर साल जो है ना आबादी बढ़ रही है, आफ्टर 5 ईयर्स उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पी इसमें क्या है, जो पॉपुलेशन डिफाइन है 1000, आर क्या है 3%, एन क्या है वो 5। आप ये फॉर्मूला देखें, आप आराम से सोल्व कर दें। और समटाइम्स वो डायरेक्ट फॉर्मूला ऑप्शंस के अंदर पूछता है, और ये कौन पूछता है? ये एफपीएससी पूछता है, पीपीएससी इस तरह के सवाल नहीं पूछता। ये सिमिलरली वो जैसे ऊपर हमने वो एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस का फॉर्मूला देखा ना, आगे भी वही चीज। अब हम एग्जांपल पे जाते हैं। ये पीपीएससी का मशहूर जमाना सवाल है। ठीक है कि एक आदमी एप्पल सेल कर रहा है, उसने अपने जो है ना 40% एप्पल बेचे हैं, और स्टिल उसके पास जो है ना 420 एप्पल है। तो उसके पास ओरिजिनली कितने हैं? अब इसके अंदर ना लाइक अगर मैं या कोई इंजीनियर होना, तो वो ये चीज कहेगा, कि अगर उसके पास 40% एप्पल है, वो कितने हैं जी? 60%। तो ये जो है ना, जो आंसर गिवन है ना, जो आंसर जैसे ऑप्शन के अंदर 700 एक ऑप्शन है जो इसका आंसर है। अब 700 का जो 60% है ना, वो जो है ना क्या कहते हैं, आंसर हमारा वही होगा जिसका 60% जो है ना वो 420 हो, क्योंकि उसने 40% बेच दिए हैं। समझ आइए बात के नहीं, कि हमारे पास आंसर्स में वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिसका 60% जो है वो किसके इक्वल होगा? 420 के। क्यों? उसने 40% जो है वो बेच दी। आप सिंपली ये देखें कि उसने 60% 420 का निकाला, वो क्या आया? 7। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात के नहीं? ओके। उसके बाद आगे ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर 20% ऑफ 20 सेम एज दैट, ठीक है, उसमें आपने ये देखेंगे, पहली क्वेश्चन आ गई, उधर से हमने उसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लिया। अब B% ऑफ 20 निकाला ये, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने जो B की वैल्यू पहले केस में से निकाली है, वो इसके अंदर पुट कर दी कि B/100 इंटू 20 है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, B% ऑफ 20, यहां पे हमने बी की वैल्यू पुट की। बी की वैल्यू क्या है? 20% ऑफ ए, 20/100 इंटू ए। हमने वो इसके अंदर पुट की, हमारे पास एंड पे आंसर आ गया 4/100 ए। 4/100 क्या होता है? 4%। तो मतलब B% ऑफ 20 किसके इक्वल आया? 4% ऑफ ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? Two numbers A or B are such that sum of 5% of A, 4% of B is 2/3 of the sum of ये। अब आप ये देखें, ये सिर्फ ये लिखना गेम है। अब वो गेम क्या है? Two numbers A and B are such that sum of 5% and 4% is का मतलब आ गया इक्वल। इक्वल के बाद क्या है? 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ का मतलब है कि 2/3 टाइम्स, टाइम्स जो अंदर को जो चीज है वो क्या है? वो अगली बात है। सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड इधर है 7%। सॉरी, यहाँ पे जो है ना कि 7 आएगा, या आप इसको 8% कर, 8% ऑफ बी। आपने क्या किया? परसेंट की जगह पूरी इक्वेशन के अंदर बाय 100 लिख दिया। हमने क्या फाइंड करनी है? रेशियो ऑफ ए ओवर बी। हमने बाय 100 लिखा, 5 1 जा 5 20 जा, 4 1 जा 4 25 जा, 1/25, 2/3 वैसे आ गया। 6/100 को हमने उसी तरह लिखा है। 8 अब उसने क्या किया? ये 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। पहले इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बाद में इससे मल्टीप्लाई होगा, वो उसने ऐसे उस ब्रैकेट को ओपन कर दिया।
क्योंकि ये असूल है ना मैथ्स का कि ये ऐसे होना, ए ब्रैकेट बी इंटू सी, तो ये ऐसे ओपन होता है, ए बी इंटू ए सी, ये बीच में आप बल्कि प्लस लगाए। ये मैथ्स का रूल है। सिंपली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये थ्री, थ्री टू जा, टू जा फोर, फोर पे डिवाइड किया 1/25। ठीक है, उसने क्या किया, 16/300 किया, वो 4/75 आ गया। उसने एट द एंड फिर क्या किया, अब हमने ए रेशो बी निकालनी है। ए रेशो बी तभी आएगी जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास पूरी इक्वेशन के अंदर एक ए बचे और एक बी बचे। हमने यहाँ पे ए को ए से माइनस किया, कैसे किया, यहाँ पे हमने एलसीएम की मदद ली, लीस्ट काउंट मल्टीपल। एट द एंड हमारे पास ए रेशो बी आ गया 1/100, ये 100 ऊपर इधर चला गया, 75 इधर आ गया, और हमने क्या निकालना है, ए रेशो बी। यहाँ पे उसने क्या किया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता। उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, 1/100 ए इज इक्वल टू 1/75 बी। हमने निकालना है ए रेशो बी, ए ओवर बी आ गया, ये बी शिफ्ट हो गया इधर, 100 चला जाएगा बी की जगह पे, 100/75। अब ये अगर हम 25 के किसी बच्चे को इशू, मेरे ख्याल से सारे सो गए हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, समझ आ गया है। आवाज नहीं आ रही थी? कब से आवाज नहीं आ रही थी? सर जब आपने ये डिवाइड करना था ना 25 पे, उसके बाद आवाज नहीं आई। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, वो है a/100, और आगे क्या है, b/75। ये इधर चला गया, बी आ गया इसकी जगह पे, क्यों, हमने ए ओवर बी निकालना है। ए ओवर बी क्या आएगा, 100/75। ये 25 फोर जा, 25 थ्री जा। ठीक है, तो आपके पास रेशियो आ गई 4:। अब आ रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है। तो ये चीज क्लियर होगी ना, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद पहले हम ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसने जो है ना वो कहा है जी, एक पॉपुलेशन है सिटी की, वो कितनी है जी, 5% इंक्रीज हो रही है। प्रेजेंट पॉपुलेशन बता दिया। फाइंड द पॉपुलेशन 3 years अगो। अगो मतलब 3 साल पहले की बात कर रहा है। अब 3 साल पहले का फॉर्मूला हमारे पास ये, हमारे पास पी गिवन है, एन हमारे पास गिवन है, आर गिवन है, हमने वैल्यूज पुट की। ठीक है, अब उसने यहाँ पे लिया है एलसीएम, ये वाले स्टेप के ऊपर ना, ये वाले स्टेप के ऊपर उसने एलसीएम लिया है यहाँ पे। एक मिनट से बच्चों, अब आप ये देखेंगे उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसने सिलेडा आ गया, 1 का एलसीएम जब 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 100, 100, ये 100 से कैंसिल, पीछे आ गए यहाँ पे 5, क्या बनेगा आपके पास, 105/100। और उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है 3। अब उसने इसको जो है ना कट किया है 5 के टेबल पे, 521 जा और 520 जा, आपके पास आ गई ये चीज। आपके पास आ गई ये चीज।
अब वो ब्रैक, अब यहाँ पे थी 3 ऐसे ना, अब वो न्यू डिनोमिनेटर से इसको लेके न्यूमिनेटर के पास, तो उसने पावर को माइनस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में था कि पता नहीं अब ये पावर है, तो हम उसको जो है वो पेपर में बैठ के क्या करेंगे। उसने क्या किया है, उसने इसको जो है वो उलट, जब उसने किया तो क्यूब, ए क्यूब क्या होता है, ए, ठीक है, ये आपका ए क्यूब है। उसने सिंपली 20 और 21 को इसलिए इस तरह लिख लिया है अपनी आसानी के लिए। तो सिंपल आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास वो पॉपुलेशन आ गई। और अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा मैथ्स का, तो आप प्रेफर कीजिएगा पेपर के एंड पे। वो क्वेश्चन आप पेपर के एंड पे करेंगे ताकि आपको जो है वो कैलकुलेशन का टाइम मिले। ये जो 100 अगर आपने अपनी तरफ से दी बच्चे, ये 100 जो है ना, माजबीन 100 का मतलब यही चीज किया है कि वो मैंने इसीलिए ये चीज समझाई है कि जब भी किसी चीज की वैल्यू में 10% इंक्रीज होता है, तो वो मतलब उसका 110% है, कि एक 100% जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसका 10% इंक्रीज हुआ है। जी जी, पीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग बहुत मशहूर है। उसके बाद आगे आ जाता है जी ये वाला क्वेश्चन कि इन एन इलेक्शन दो कैंडिडेट हैं, नवाज शरीफ और इमरान खान, जो है जी बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक कैंडिडेट को जो है वो 55% वोट मिले हैं, और उसके बाद जो 20% वोट है वो इनवैलिड है। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं, वो 7500 है, तो जो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं वो कैंडिडेट को कितने मिले हैं। अब आप देखिए, स्ट्रेट एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 100% वोट है, उसमें 20% जो है ना वो इनवैलिड है, तो मतलब जो रिमेनिंग है वो कितने हैं, 80%। ठीक है, 80% वैलिड वोट्स हैं। अब हमने क्या किया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट है 7500, लेकिन जो वोट हमारे काम के हैं वो क्या होंगे, इस 7500 का 80%। हमने वो 80% निकाल दिया, कितना, 6000। ठीक है। अब उसके बाद जो है बात क्या हो रही है कि दो कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को 55% मिला है, किसका, टोटल वैलिड वोट्स का। ठीक है। तो जो अदर कैंडिडेट है उसको कितना मिला है, उसको मिला है जी 45%, किसका, वैलिड वोट का। हमने वैलिड वोट अभी काउंट किए हैं, वैलिड वोट कितने थे, 6000। हम 6000 का सिंपली 45% निकालेंगे, 2700 इसका आंसर आ गया। ये किसी का कोई इशू इसके अंदर, किसी का इसकी इस चीज के अंदर कोई इशू कि 45 कहां से आया। सिर्फ समझने की बात है कि पहली उसने कंडीशन दी है कि 20% ऑफ वोट इनवैलिड है, टोटल नंबर ऑफ वोट दिए हैं, मतलब 80% आपका जो टोटल वोट है ना वो ठीक रहा है, और उस 80% में से 55% एक बंदे को मिले। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी। सर ये जो आपने पहले पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन करवाया है, इसका एक और तरीके से भी तो करते हैं ना हम, कि हम उसको सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी 3 साल पहले की थी वो 3x आ जाएगा, तो सर वो वाला मेथड से नहीं ये सॉल्व होगा? ऐसा वो बेसिकली जुगाड़ तब होते हैं जब इंसान को ना बड़ा एक फ्लो हो, लाइक उसकी प्रैक्टिस हो। अभी लाइक मेजोरिटी यहाँ पे बिगनर्स हैं, तो मैंने इसलिए उस तरह की कोई बात, ओके सर। आप उस मेथड से भी कर सकते हो। ओके सर। क्योंकि उसके सर बाद मैंने है जी दूसरे अमैन ऐप में किए बोर्ड। हुए थे क्वेश्चंस, और ये फॉर्मूला मैंने जी, अभी देखा, इसलिए मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूँ, मैं दोनों मेथड से कर सकती हूँ। आप कर सकते हो, एक एक क्वेश्चंस को करने के बड़े तरीके हैं। ओके लाइक वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपने कितनी प्रैक्टिस बताई है। मैंने इसीलिए आप सबको जो है ना वो मेन सोर्स बता दिया, एग्जाम वेडा, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आजकल जो वो एमसीक्यूज उठा रहा है वो यहाँ से उठा रहा है, टॉपर वेबसाइट से और टेक्स्ट बुक से। जो जो 2024 का पीपीएससी का मैथ्स आया ना, उसमें से मेजोरिटी हर एस्पिरेंट को 5/3 क्वेश्चन ही आते हैं,
क्योंकि दो क्वेश्चंस उसने वो क्वेश्चंस दिए हैं जो आप कह लें कि एक वो एमएससी लेवल के ऊपर जो है वो किसी मैथ स्पेशलिस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन आया है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वो सबके लिए नहीं होगा। मतलब आप समझ लेंगे फिर टोटल 99 मार्क्स। लेकिन ये वो तीन वेबसाइट्स हैं जो मैथ्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, टॉपर, टेक्स्ट बुक और एग्जाम वेडा। और इंडिया बिक्स पे सबसे अच्छी थ्योरी लिखी हुई। अब उसके बाद क्वेश्चन है, अ मैन बोट अ फ्लैट, आगे उसकी नहीं, माजमीन कोई भी पोर्शन डिफाइंड नहीं होता, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप होता है जो फेसबुक के ऊपर जो है ना बच्चों को दिया जा रहा होता है। अगर आपको एक एनालिसिस के तौर पे बताऊं ना कि पीपीएससी वन पेपर के अंदर अगर कोई बंदा कहता है कि वो कामयाब हो जाए, तो एक पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, कंप्यूटर और उर्दू। उर्दू का ये बेस करती है अराउंड 62। मतलब है पाकिस्तान ज्योग्राफी, पाकिस्तान की जितनी हिस्ट्री है, पाक स्टडीज की, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, मार्शल आर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और उसके बाद जो इसके पैरेलल जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो डिफरेंट वॉर्स हैं, वो सारी चीजें मिला के लाइक 65 से 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है। बाकी इस्लामियात, जनरल साइंस वही होती है जो बेसिक सबको आती हो। और इंग्लिश में आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम, एंटोनिम पे टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं है। ग्रामर करो अच्छे से। और इंग्लिश के लिए आपको सर अहमद ने इंग्लिश पढ़ा दी हुई है। अब अगर आपने प्रैक्टिस करनी है ना, टू द पॉइंट पे करो और रेन एंड मार्टिन पे करो। और अगर कोई ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो एग्जाम बेटा, टू द पॉइंट से उसकी वो पढ़ो। ब्रेन एंड मार्टिन का 235 पेज से ऑनवर्ड सारी आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस है वो करें, आपका कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। ये वो सारे सोर्सेज हैं। जब मैंने लास्ट तहसीलदार का एग्जाम दिया था तो मेरे 146 आए थे, और वो उसके पीछे ये रीजन। ही बोरोड 55% ऑफ हिज मनी फ्रॉम सच मनी फ्रॉम बैंक। ये क्वेश्चन क्या है जी? एक बंदे ने ये फ्लैट लिया है, उसमें से उसने 55% मनी ना बैंक से लिया है। तो उसने बैंक से क्या, आप सिंपल 820 का 55% निकाल लो। 55/100 मल्टीप्लाई बाय 820000। ये 2020 से कैंसिल, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर, आपके पास 451 आ जाएगा। और इसको भी अगर मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताऊंगा पेपर में बैठ के, आप एक आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। आप लेट से कर लेंगे 55 का मतलब है 10 + 10 + 10 + 10 + 10। ठीक है। अब 820 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 8200। 5 बार 8200 आएगा, और एक बार इसका हाफ आएगा 4100। आप इस सबको प्लस करोगे तो आपके पास 4,51,000 आएगा। ये भी एक तरीका है अगर कोई बंदा जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर वीक है, तो वो इस तरह छोटी छोटी पार्टीशन करके वो असल वैल्यू तक पहुंच सकता है। ये आपके लिए आसान हो। उसके बाद है जी, आफ्टर स्पेंडिंग 88% ऑफ हिज इनकम। जी जी, वो फिनिश आप लोगों की हो जाएगी, आप परेशान ना हो। After spending 88% of his income, a man has 2160 left. Find the income. मतलब क्या है कि अपनी 100% इनकम का जो उसने यूज कर लिया है और उसके पास ये बचा है। अब मैं लाइक इसको देखूंगा तो मैं जो आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगी उसका 12% निकालूंगा। जिस ऑप्शन का 12% की 2160 होगा मेरा वो आंसर। एक जुगाड़ तो ये है। दूसरा जुगाड़ क्या है कि आप उसका जो है ये उसने भी एट द एंड उसी तरह उसी को फॉलो किया कि 12% जो है ना वो उसने किसका ये 12% निकाला है कि ये आपके पास जो है वो उस वैल्यू का 12% ऑफ एक्स बचा है। वो किसके इंटू एक्स
इज इक्वल टू 2160, एक्स इज इक्वल टू ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये फैक्टर आ गया, पीछे 18,000 बचा। और उसके बाद ये वो पॉपुलेशन की है, ये बहुत रेयर है, लाइक अब ये क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ये सिर्फ एफपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद है जी फाइंड द परसेंटेज ऑफ 0.001। तो ये सिंपल क्या है जी, एज परसेंटेज इज 1/100, उसने इसको 100 से डिवाइड किया तो वो 0.1% बन गया। 0.001 को उसने कन्वर्ट किया 0.1/100, एक जीरो इस तरफ ला के उसने बाय 100 कर लिया, दो जीरो बल्कि यहाँ पे लाया है उस पॉइंट को उठा के, तो पर 100 का मतलब होता है परसेंट, तो दैट इज इक्वल टू 0.1%। A student multiplied a number बच्चे ये सिर्फ बताया हुआ है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये जो परसेंटेज का सिंबल है ना, इसका मतलब होता है 1/100। A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3। एक नंबर स्टूडेंट है, उसने एक नंबर को जो है ना 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से कर दिया, तो अब उसकी कैलकुलेशन में कितने परसेंट एरर है? हमने वो नंबर कह दिया जी 5/x है, हमने वो सिंपल उसको जो है वो माइनस किया, अगर 5/3 से मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू थी, उसने मल्टीप्लाई किया इससे। ये बच्चे एंड लास्ट क्वेश्चन था, तो आपके पास वो वैल्यू आ गई। अब आपने क्या किया, जो आपके पास टोटल वैल्यू आई, आपने उसको इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास एरर आ गया। ये जो लास्ट टू क्वेश्चन है ना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये सिर्फ एफपीएससी के अंदर आता है, पीपीएससी का इससे कोई लिंक। अब ये आगे मैंने वैसे टॉपिक आपको बताना था, बट चलें नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी जो आपके टॉपिक हो गए हैं वो आपका नंबर सीरीज हो गया। नंबर सीरीज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया। अब इंशाल्लाह ये जैसे नेट स्टेबल होता है ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और बाकी जो मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा, बट मेजोरिटी में आपको प्रैक्टिस सोर्स बता चुका हूँ। एग्जाम वेडा के ऊपर प्रैक्टिस करें, पाक एमसीक्यूज के ऊपर कर सकते हैं, और अगर सबसे बेहतरीन अगर आपने करना है तो आप अभी से, अब आपको पता है पेपर्स प्लान हो गए हैं, तो पीपीएससी के पास पेपर्स लाजमी करें। 2019 से 2024 तक अगर आप डिटेल्ड पास पेपर सारी पोस्ट के कर लेते हैं तो आपका पेपर का 60 to 70% डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर हो जाए। सर इमरान का इंटरनेट भाई, कौन से वाले अनाउंस हुए हैं, बता देंगे एक बार? असिस्टेंट एक्शन जीएडी। हाँ वो सुना है कि असिस्टेंट एक्शन जीएडी पे कोई सुप्रीम कोर्ट पे रेट चलेंगे, लेकिन वो सिर्फ डिले होगा। अगर तो डिले हो जाता है तो तब भी ठीक है, अगर डिले नहीं होता तो वो फिर आपको पता है अभी बीपीएससी के प्लानर पे तो वो डेट है 24 नवंबर और क्या कहते हैं 1 दिसंबर। और सर तहसीलदार का? तहसीलदार का मैंने सुना था कि अक्टूबर के एंड पे होना है, बट वो प्लान नहीं हुआ, वो मैंने भी देना है। और सर पीएमएस का कोई पता नहीं चला? पीएमएस की जो है, पीएमएस का ना अभी तक वो फैसला नहीं है। अब वो जिस दिन कोर्ट ने फैसला करना है उस दिन मेरे बैचमेट ने वो लेटर टाइप करके हाई कोर्ट भेज, तो जब भी वो फैसला होगा तो हमें पता चल जाएगा। ओके सर। अब बैचेज में पेपर ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा, एक्साइज का रिजल्ट आपके सामने है,
अभी तो पीपीएससी के अंदर थोड़ी सी ये चीज हम देख रहे हैं। मैं तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।